हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 की। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि चैप्टर 10 लेंथी होने की वजह से हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। यूनिट फर्स्ट की हम बात कर चुके थे, यूनिट सेकेंड की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और कंटिन्यू तक देखें, क्योंकि इसमें पता चलेगा कि कौन से टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे और कौन से टॉपिक आज हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास नोट्स नहीं है, तो वह भी हमारी वेबसाइट से नोट्स को डाउनलोड कर सकता है और इस वीडियो के साथ साथ उनको चेकआउट कर सकता है, रिवीजन कर सकता है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल जैसे भी होगा आपको उसका आंसर मिलेगा। नाउ स्टार्ट द क्लास। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि चैप्टर 10 में हमें पढ़ना है हार्मोन्स एंड हार्मोन्स एंटागोनिस्ट, और लेंथी होने की वजह से हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हम यूनिट फर्स्ट की बात मैं प्रीवियस वीडियो में कर चुकी हूँ। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं की है, तो वो पहले प्रीवियस वीडियो देख सकता है, यूनिट फर्स्ट देख सकता है, फिर यूनिट सेकंड देख सकता है। क्योंकि यूनिट अगर आप सेकंड देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो यूनिट फर्स्ट में है। यूनिट फर्स्ट में हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था थायराइड हार्मोन्स, एंटीथायराइड ड्रग, पैराथ्रोम्बोन और कैल्सिटोनिन के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में, वो पढ़ेंगे हम विटामिन डी, इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और एस्ट्रोजन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा विटामिन डी। अब विटामिन तो आपने बचपन से सुना होगा विटामिन के बारे में, विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं और विटामिन क्या काम करते हैं, कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं और कौन से विटामिन फेट सॉल्युबल होते हैं, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए। पहले आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, फिर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे विटामिन डी की बात करनी है, लेकिन डी से पहले आपको पता होना चाहिए कि विटामिन होते क्या हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में विटामिन की भी जरूरत होती है। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज होते हैं, और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो हम बाहर से लेते हैं। उनमें से ही एक विटामिन हमारा आता है विटामिन डी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा कि जो विटामिन होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब फैट सोल्यूबल यानी कि फैट में क्या होंगे, सॉल्यूबल्स होंगे, जो क्या करते हैं हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी बॉडी के फंक्शंस करने में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराते हैं। तो जितने भी हमारे विटामिन होते हैं, जैसे मैं जस्ट अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे विटामिन डी का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जो इंटेस्टाइन में हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब वो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहां पे जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस होंगे वो विटामिन डी के थ्रू ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये जब सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, जो विटामिन डी होते हैं वो प्रो विटामिन होते हैं। अब प्रो विटामिन का क्या मतलब होता है, प्रो विटामिन का होता है जो हमारी बॉडी में अंदर एंटर होके वो किसी एक्टिव हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन सारी की सारी चीजों में हम विटामिन डी के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं कि विटामिन डी जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये कैल्शियम और फास्फोरस होम्योस्टेटिस होते हैं। होम्योस्टेटिस का मतलब होता है कि हमारी इंटरनली बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट के मैकेनिज्म को बना के रखता है। फिजियोलॉजिकल रोल की बात करूं, फिजियोलॉजिकल रोल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि क्या करते हैं, ये कैल्शियम फास्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं, जहां पे जितना नेसेसरी होता है वहां पे वो उसको प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस हमारे बोन्स और टीथ के मेंटेन के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। तो इसलिए वो क्या कराती है, पर्टिकुलर जगह पे एब्जॉर्ब कराती है और यूटिलाइज कराता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट करता है। जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं, जितनी भी हमारी स्किन, बोन, जितनी भी सेल्स होती हैं, उनकी ग्रोथ
और उनके डिफरेंशिएशन में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं विटामिन डी की, तो ये क्या करते हैं, जितनी भी हमारी कैंसर सेल्स को प्रमोट करने वाली सेल्स होती है उनको रिड्यूस करती है, ऑटो इम्यून डिजीज को ये कवर करके रखती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से हमें बचाता है। तो विटामिन डी भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, जैसे कि बाकी सब करते हैं, लाइक एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ठीक है, तो सारे के सारी चीजें हमारे लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल रोल की, यानी कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी बॉडी में कौन कौन सा इफेक्ट शो हो सकते हैं, हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज क्रिएट हो सकती है। तो अगर चिल्ड्रंस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये एक रिकेटस नाम का डिजीज कॉज करते हैं, जिसमें क्या होता है, बच्चों की जो मसल्स होती हैं, जो बोन्स होती हैं, वो कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। क्यों होती हैं वीक? क्योंकि उनमें क्या है, बोन्स का डिफॉर्मेशन नहीं हो पाता, यानी कि बोन्स नहीं बन पाती, जिसकी वजह से उनकी जो बोन है वो वीक हो जाती है। अगर अडल्ट की मैं बात करूं तो हम अडल्ट में अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऑस्टियोमैलासिया नाम की एक डिजीज हो जाती है, जिसमें क्या होता है, मसल्स और बोन्स दोनों क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। उसके बाद अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी का जो लेवल है वो लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये फॉल्स के रिस्क को बढ़ा देता है, फ्रैक्चर के रिस्क को बढ़ा देता है, और जितने भी हमारे स्केलेटल मसल्स के डिसऑर्डर है उनको ये बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें मसल्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लिनिकल यूजेस। क्लिनिकल यूजेस यानी कि हम इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे विटामिन डी के सप्लीमेंट होते हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस कौन सी कंडीशन होती है, कौन सी डिजीज होती है जिसमें हमारी जो बोन्स है वो वीक हो जाती है, उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम विटामिन डी के सप्लीमेंट दे सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें ये जो विटामिन डी होता है ये क्या करता है, स्क्लेरोसिस और डिप्रेशन, क्रॉनिक पेन जैसे ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, यानी कि इनको ठीक करने में यूज होता है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जितनी भी हमारी रिसर्च है वो क्या है, इनके जितने भी पोटेंशियल बेनिफिट है वो अंडरस्टैंड है। तो यानी कि जितने भी हमारे विटामिन होते हैं ये क्या कराते हैं, ये जो विटामिन डी है ये टोटली हमारा मसल्स और बोन से रिलेटेड है, ये हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, मसल्स की एक्टिविटी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है इंसुलिन। इंसुलिन बहुत कॉमन सी चीज है, आपने बहुत बार सुना होगा कि इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, या फिर इंसुलिन के बढ़ने से क्या होता है। ठीक है, तो आज भी हमारा जो टॉपिक है वो इंसुलिन है। तो इंसुलिन क्या होता है, एक टाइप का हार्मोन होता है जो पैनक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होता है, यानी कि प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर बात की जाए इंसुलिन की एक वर्ड में तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके रखता है, क्योंकि अगर ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, तो आपका क्या हो सकता है, शुगर की आपको बीमारी हो सकती है, डायबिटीज जिसे आप बोलते हैं, उस टाइप की बीमारी आपको हो सकती है। तो इंसुलिन वो हार्मोन्स होते हैं जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके रखते हैं हमारी बॉडी में। फटाफट से फिजियोलॉजिकल रोल देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या ये हमारी बॉडी पे पर्टिकुलर रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, क्रूशियल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट होगा वो तो यही होगा कि ये ग्लूकोज के लेवल को हमारी बॉडी में रेगुलेट करते हैं, हमारे ब्लड में रेगुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज करके रखते हैं ग्लूकोज को हमारे लीवर में, मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में, जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी आपकी बॉडी को वैसे वैसे ये रिलीज करता रहेगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं। किस पर्टिकुलर में करते हैं, लीवर और मसल्स में करते हैं। उसके बाद ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को इनिबिट करते हैं। ठीक है, इनिबिट क्यों करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हमारी टिश्यू में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा उतना हमारा ग्लूकोज का जो लेवल होगा वो कम होता जाएगा, तो पर्टिकुलर उस एक्टिविटी को ये इनिबिट करते हैं और स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है, जो इंसुलिन होते हैं वो एमिनो एसिड के अपटेक को भी बढ़ाते हैं मसल्स में। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ाते हैं और टिश्यू की ग्रोथ में भी ये हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है जो इंसुलिन होते हैं वो लिपोलाइसिस एक्टिविटी को एडिपोज टिश्यू में क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। अब लिपोलाइसिस का मतलब होता है लिपिड्स का ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो जितने भी हमारे एडिपोज टिश्यू में लिपोलाइसिस के प्रोसेस होते हैं उसको इनहिबिट करते हैं, ठीक। उससे क्या होता है कि जितने भी हमारे फ्री फैटी एसिड है ब्लड स्ट्रीम में वो क्या हो जाते हैं, बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से पोटेंसी बनी रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल रोल की इंसुलिन के, यानी कि इंसुलिन हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है, एबनॉर्मलिटी क्या क्या कोज कर सकता है। तो हमारी बॉडी में दो टाइप के डायबिटीज हो सकते हैं, एक डायबिटीज फर्स्ट और एक है हमारा टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, जो हमारा पेनक्रियाज बीटा सेल का सिक्रीशन करता है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, ठीक। उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन कोज हो जाएगी। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब क्या होता है, जिसमें ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। सेकेंड हमारा आता है टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें क्या होता है, जो भी हमारा इंसुलिन का इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा, ठीक है। हो सकता है इंसुलिन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज हम बोलते हैं। नेक्स्ट एक टाइप की कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिनोमा। इसमें क्या होता है, ये एक टाइप का ट्यूमर है जिसमें क्या होता है, जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स जो इंसुलिन का सिक्रीशन करती थी वो क्या हो जाता है, एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इंसुलिन का सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद एक कंडीशन आती है इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, नेम से डिफाइन हो रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुक जाना, यानी कि जब जो इंसुलिन का हाई लेवल है वो एक अमाउंट पे क्या हो जाता है, रुक जाता है, एक लेवल पे रुक जाते हैं, तो उसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम। तो ये कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस हैं जो हमारा इंसुलिन की वजह से कोज हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्लिनिकल यूजेस। तो इंसुलिन को हम टाइप फर्स्ट डायबिटीज के ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं, और कुछ ऐसी कंडीशन होती है क्रिटिकल जिसमें जब अदर मेडिकेशन फेल हो जाती है तो हम इसको जो ट्रीटमेंट यूज करते हैं ये टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो हमारा इंसुलिन होता है इसमें हमें गेस्टेशनल डायबिटीज में भी यूज करना होता है, और कभी कभी हम प्रेगनेंसी में डायबिटीज को ठीक करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसको हम क्या करते हैं, इंसुलिन की जो थेरेपी है वो कौन सी कंडीशन में देते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया को मैनेज करने के लिए देते हैं, जिसमें हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल मेंटेन हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। अब नेम से डिफाइन हो रहा है, ओरल यानी कि ओरली इनटेक करेंगे। हाइपोग्लाइसेमिक क्या होते हैं, जो हमारा क्या है, ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो, यानी कि कम हो। और एजेंट तो आप समझते होंगे, यानी कि हम इनको शॉर्ट फॉर्म में OHAS भी बोल सकते हैं। ये एक टाइप की ऐसी मेडिसिन होती हैं जो टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करने के लिए दिया जाता है, जिसमें हमारा क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम होता है, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर किस टाइप से काम करते हैं, ये एक टाइप के वर्कर होते हैं, मेडिकेशंस होती हैं जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देती है, ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम कर देती है लीवर में। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल रोल। तो जो हमारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं वो हमारे इंसुलिन के रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं, इंप्रूव करते हैं बॉडी में, ठीक है। जितने भी हमारा ब्लड शुगर लेवल के जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना प्रॉपर काम कर सके। नेक्स्ट इसमें आता है जो भी हमारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं वो इंसुलिन के रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो रुके ना, उस कंडीशन को ये रिड्यूस करते हैं बहुत रेयर केस में, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपने इंसुलिन के लेवल को प्रमोट करना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, हमारा जितने भी लोअर ब्लड शुगर लेवल होते हैं उसको इफेक्टिव मोर यानी कि इंक्रीज लेवल में लेके जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि ये क्या करते हैं, लीवर में ग्लूकोज के लेवल के प्रोडक्शन को, यानी कि ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है उसके लेवल को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए विद द हेल्प ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल रोल की। तो जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं उनका जो यूज होता है वो टाइप 2 डायबिटीज में होता है, जब इंसुलिन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है या फिर वो रजिस्ट रह जाता है,
यानी कि रुक जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जितने भी हमारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करने में हेल्प करते हैं। ये एक टाइप की क्रॉनिक कंडीशंस होती है जिसमें जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो हाई हो जाता है ड्यू टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस, या तो इंसुलिन रुक जाएगा या फिर इंसुलिन के सिक्रीशन का पर्टिकुलर अमाउंट बढ़ता जाना। ठीक है, तो जितने भी हमारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करने में हेल्प करते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज क्या है, किस टाइप की कॉम्प्लिकेशंस इसमें आ सकती हैं, सच एज कार्डियोवास्कुलर डिजीज आपको हो सकती है अगर आपको परमानेंट कंटिन्यू इस टाइप की कोई कंप्लाइंस आ रही है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस है, किडनी डिजीज होने के चांसेस है, नर्व डैमेज होने के चांसेस है, विजन का लॉस हो सकता है, यानी कि पर्टिकुलर ये सारी चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल यूजेस की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए डायबिटीज में जो होता है वो हमारा मोस्ट जो ट्रीटमेंट होता है, मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। जितने भी हमारे डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप अगर ज्यादा शुगर खा लेते हो तो आपको डायबिटीज कोज हो सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, लाइफ स्टाइल आप मॉडिफाई जरूर करें, क्योंकि आज के टाइम में जितना भी हमारा लाइफ स्टाइल है वो मोस्टली बिजी है, ठीक है, क्राउडिंग है, तो उस कंडीशन को हमें क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है। तो फर्स्ट सजेशन तो यही होता है कि आप पर्टिकुलर अच्छे से डाइट लें, एक्सरसाइज करें, ठीक है। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ टाइप के जो हमारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है उनके एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, जैसे बाइग्वेनाइड है, सल्फोनाइल यूरियाज है। तो इन पर्टिकुलर टाइप से भी हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, एक्टिविटी को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें कि जितने भी हमारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स पे इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर सारी की सारी दवाई आप एक ही पेशेंट को देते हैं। जैसे कि एज पे इफेक्ट कर सकते हैं, हेल्थ स्टेटस क्या है, किडनी फंक्शंस क्या है, और भी अगर कोई मेडिसिन आप ले रहे हो तो उस पे भी ये इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट अगर आप किसी पेशेंट को देते हो तो आपको उसकी फिजिकल एक्टिविटी का पता होना चाहिए। नेक्स्ट और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक आता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या होते हैं, एस्ट्रोजन एक टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, उनका डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोजन एक टाइप के हार्मोन्स हैं जो क्या होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वुमेन की ओवरीज से प्रोड्यूस होते हैं और लेसर एक्सटेंट होते हैं मैन की टेस्टिस से, ठीक है। तो जो एस्ट्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं, साथ साथ ही पैथोलॉजिकल इफेक्ट भी ये क्या करते हैं, शो करते हैं। और अगर लेवल मेंटेन नहीं होता है तो उनपे क्या करते हैं, एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम देखेंगे डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि एस्ट्रोजन एक टाइप के ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या करते हैं, डेवलपमेंट करके रखते हैं और उनको मेंटेन कराते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन क्या करता है, वाइटल रोल प्ले करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलपमेंट करने में, सच एज यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और वेजाइना। ये क्या करता है, ये हेल्थ पे भी हमारा क्या करता है, मेंटेन करके रखता है हेल्थ को, ठीक है। और इन सारे के सारे ऑर्गन्स को ये फंक्शन कराने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते थे, एक तो हमारा होता था यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो हमारे एस्ट्रोजन होते हैं वो क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक से क्या होता है फीमेल में, जैसे कि ब्रेस्ट का ग्रोथ होना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट और बॉडी के हेयर्स में चेंजेस आना, तो इनको भी क्या करता है, डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा आता है बोन हेल्थ। बोन हेल्थ क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बोन्स की डेंसिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस कौन सी कंडीशंस होती थी, जिसमें हमारी जो बोन्स होती थी वो वीक हो जाती थी, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता था, तो उससे भी हमें क्या करते हैं, बचाते हैं, मैन और वुमेन दोनों में।
नेक्स्ट इसमें आते हैं कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी कि जो हमारे एस्ट्रोजन होते हैं वो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को पे इफेक्ट डालते हैं, उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं और जितनी भी हार्ट के डिजीज के रिस्क होते हैं उनसे क्या बचाते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एस्ट्रोजन के पैथोलॉजिकल रोल। तो अगर इसमें क्या होता है, ये ब्रेस्ट कैंसर को कोज कर सकता है। अगर एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो हाई हो जाए तो ये जो जितनी भी हमारी ब्रेस्ट की कैंसर सेल्स होती हैं उनको ग्रोथ करवा सकता है, उनको प्रमोट कर सकता है। सेकंड हमारा आता है एंडोमेट्रियल कैंसर। नेम से डिफाइन हो रहा है ऐसी पर्टिकुलर सेल का ग्रोथ या ऐसा पर्टिकुलर सेल का डेवलपमेंट जो कहाँ पे होगा, एंडोमेट्रियम में होगा, डेट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियल कैंसर। तो अगर एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बैलेंस नहीं होता है तो ये हमारी बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में एंडोमेट्रियल कैंसर को कोज कर सकता है। नेक्स्ट आता है ब्लड क्लॉट। तो ब्लड क्लॉट क्या है कि अगर हमारा क्या है, एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो सही नहीं होता है, नॉर्मल नहीं होता है, तो ये थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का डेवलपमेंट करके ब्लड क्लॉट के रिस्क को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट आता है ओवरियन कैंसर। ओवरियन कैंसर यानी कि ओवरी के सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ। तो एस्ट्रोजन इसको भी क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है। इसमें नेक्स्ट हमारा आता है क्लिनिकल यूजेस। तो सबसे पहले जो इसका यूज किया जाता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज किया जाता है। ठीक है, इसको कौन सी कंडीशन में यूज किया जाता है, मेनोपेज में यूज किया जाता है। मेनोपेज क्या होता है, आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, आफ्टर 50-55 एज में ये होता है मेनोपेज। तो इसमें क्या होता है, वेजाइनल ड्राइनेस, मूड स्विंग, हॉट फ्लैशेस इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उस कंडीशंस में हम इसको यूज करते हैं। सेकेंड हमारा आता है कॉन्ट्रासेप्शन। इस एस्ट्रोजन को कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज किया जाता है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ विद प्रोजेस्टिन। तो प्रोजेस्टिन के साथ मिला के इसको क्या है, एज ए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट। ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए भी हम एस्ट्रोजन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने तो मेंशन किया है कि पोस्ट मेनोपेजुअल वुमेन्स में जब होता है उस कंडीशंस में हम इसको यूज करते हैं। मोस्ट मेनोपेजुअल कौन सा होता है, यानी कि मेनोपेज के बाद का जो फेज होता है वुमेन्स में, उस कंडीशंस में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर 10 का यूनिट 3। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत लेंथी चैप्टर था। ठीक है, तो इसको हमने 3 यूनिट में डिवाइड कर लिया। तो यूनिट फर्स्ट हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, आज हमने पढ़ा यूनिट सेकंड और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 3 जिसमें हमें पढ़ना है प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन है आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Thank you for watching this video. If you have any question, query for subject related, then ask me in comment box. Thank you so much.